वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु रोट द बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल ये किताब किसने लिखी है? तो ये शुमैकर ने लिखी है। विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन थ्राइवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। तो जो ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टाज हैं, जो काफ़ी मतलब अच्छी खासी फसल होती है वहाँ पर कौन सी सॉइल होती है? तो वहाँ पर होती है एलुवियल सॉइल। राइट द टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें बताने हैं, तो कंटिन्यूस एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। दो टाइप के रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है वो कंटिन्यूस और एक होता है बायोलॉजिकल। तो जैसे कंटिन्यूस रिसोर्सेज में आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप लोग वाटर को ले सकते हैं और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में आप लोग ट्रीज़ को ले सकते हैं। ठीक है। From which 5-year plan has India made concerned effort for achieving the goals of resource planning। तो भाई हम रिसोर्सेज की अच्छे से प्लानिंग करेंगे, ये 5th 5-year plan से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। Give any two factors which determine the land use pattern of इंडिया का लैंड यूज़ पैटर्न क्या है वो हमें बताना है, या फिर किसी भी देश का। तो टोपोग्राफी एंड पॉपुलेशन। तो भाई टोपोग्राफी कैसी है और पॉपुलेशन किस जगह पर कितनी कहाँ पर है, तभी हमें समझ में आता है कि लैंड यूज़ पैटर्न वहाँ का कैसा होगा। टोपोग्राफी मतलब भाई प्लेन है या फिर प्लेट्यू है या फिर हिल्स है, डेजर्ट है, ये होती है किसी भी एरिया की टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि भाई कैसा वहाँ का जो है लैंड यूज़ पैटर्न होगा और कितनी वहाँ पे पॉपुलेशन है उस पर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा पॉपुलेशन है कम है, इन सब चीज़ों पर। हाउ मच डिग्रेडेड लैंड इज़ प्रेजेंट इन इंडिया। 130 मिलियन हेक्टेयर। डिग्रेडेड मतलब खराब बेकार लैंड है 130 मिलियन हेक्टेयर हमारे देश में जो खराब हो चुका है। बाय विच नेम इज़ द बैड लैंड नोन इन चंबल बेसन। तो रिवाइंस। तो चंबल बेसन का जो बैड लैंड है जहाँ पे मतलब खराब ही हो चुकी है, गड्ढे गड्ढे से बने हुए, आप NCERT में देखेंगे तो वो रिवाइंस है। नेम द इंस्टीट्यूशन विच इज़ एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्वायर लैंड। तो लैंड एक्विजिशन अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ कर सकती हैं। व्हाट इज़ स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? तो लैंड फील्ड्स डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, मतलब पतली पतली पट्टियों में लैंड को बांट देते हैं। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो लार्ज फील्ड जो है वो छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स में डिवाइडेड होते हैं। घास की पट्टियाँ जो हैं वो बीच में छोड़ दी जाती हैं ताकि फसल जब हवा आए तो घास जो है मतलब सॉइल इरोजन होने से ये बचाता है। नेम द वेज विच हेल्प द sand dune to stabilization। तो shelter beds have contributed significantly to the establishment of sand dunes। तो shelter belts यानी कि पेड़ लगा दो और उससे हवा जो है वो कम हो जाती है, तो क्या होता है मिट्टी कम उड़ती है। अब देखिए कुछ 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन बी सॉल्व्ड। पेड़ों की कटाई डिफॉरेस्टेशन इसका सॉल्व कैसे कर सकते हो? तो एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। मतलब एफॉरेस्टेशन पेड़ लगाओ और ग्रेजिंग जो चरवाहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है घास ना चरवाएं अपने जानवरों से, ताकि मिट्टी जो है एक जगह पर जमी रहे। मिट्टी जमी रहेगी तो वो फर्टाइल रहेगा और फिर पेड़ उगाए जा सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्न बुशेस। थॉर्नी बुशेस लगा दो भाई। तो देखो शेल्टर बेल्ट्स यानी कि खेत हैं, खेत में जो है वो किनारे किनारे पर जो है वो पेड़ लगाए जाएं। ओवर ग्रेजिंग मतलब वही चरवाहों को बहुत ज़्यादा जैसे जानवर हर जगह ना चरें ताकि घास बनी रहे। और सैंड ड्यून्स यानी कि रेगिस्तान वाले इलाकों में जो है कुछ बुशेस वगैरह लगा दी जाए ताकि बहुत ज़्यादा रेत उड़ के ना जाए। इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो देखो डिफॉरेस्टेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें पेड़ लगाने हैं। जहाँ पर भी पॉसिबल हो पेड़ लगा दो और मिट्टी जो है वो उपजाऊ रहे ताकि पेड़ अच्छे से चल पाएँ। वाई इज़ सॉइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्स। एक्सप्लेन। सॉइल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स क्यों है? तो इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ। भाई पेड़ कहाँ उगेंगे? मिट्टी में तो उगेंगे। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? तो रिलीफ मतलब किस तरीके की
वातावरण है वहाँ का, पेरेंट रॉक यानी कि जिस चट्टान से वो मिट्टी आई है वो कैसा है, हवा पानी कैसा है, वहाँ की वेजिटेशन पेड़ पौधे कैसे हैं, और कितना टाइम लगा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मिट्टी को बनने में। वेरियस forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic material. तो देखो जैसे कि मिट्टी, पानी कितना बह रहा है वहाँ पर, विंड्स हवाएं कितनी चल रही हैं, यानी कि वहाँ पे नदी वगैरह कितनी है, या फिर वहाँ पे बर्फ़ जमती है, या फिर वहाँ पे कीड़े मकोड़े कैसे हैं मिट्टी में जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ये सब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक चेंजेस यानी कि खाद वगैरह, या फिर किस तरीके के पेड़ लग रहे हैं, पेड़ पत्ते गिरते हैं फिर वो जो है खाद बन जाते हैं ज़मीन में जा कर के, ये काफ़ी सारे जो है फैक्टर्स होते हैं जो हमें पता लगते हैं कि सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल में ह्यूमस होता है और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ह्यूमस वही होता है खाद जिसको हम ज़्यादा बोल देते हैं। गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल की प्रोडक्टिविटी कैसी है उस पर हमें नोट लिखना है। एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। मोस्टली दीज मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी उपज होती है एलुवियल सॉइल में। मोस्टली दीज सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो क्या क्या होता है एलुवियल सॉइल में? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। ये शुगर केन, पैडी, वीट और काफ़ी सारे और पल्सेस वगैरह की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है ड्यू टू हाई फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब उपज बहुत अच्छी होती है इनमें, एलुवियल सॉइल में। रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब खूब खेती होती है ऐसे इलाकों में और खूब यहाँ की पॉपुलेशन भी होती है क्योंकि खेती होती है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो सॉइल यानी कि मिट्टी जो कि सूखे इलाकों में होती है वो काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है? नमकीन होती है, और इरिगेशन वगैरह यानी कि वहाँ पे सिंचाई पहुँचाई जाए, खाद डाली जाए तो ही वहाँ पर जो है खेती हो सकती है। कहाँ पर? ऐसे इलाकों में जहाँ पे एलुवियल सॉइल नहीं है, दूसरी सॉइल है। एलुवियल सॉइल में तो मस्त अपने आप ही खेती होती है। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड सिंस 1960। तो लैंड यूज पैटर्न इंडिया का कैसे है और हमारे देश में भाई जो वन है, जंगल हैं, वो क्यों नहीं बढ़े हैं? तो लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, वेस्ट लैंड। तो भाई एग्रीकल्चर जहाँ पे खेती हो सकती है, जंगल, फॉरेस्ट लैंड, पैस्चर यानी कि चरवाहे, और वेस्ट लैंड जो बेकार ज़मीन है जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। वेस्ट लैंड में आते हैं इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस लाइक हाउसिंग, roads, industry, etc. According to recent data available, the percentage of net sown area in India is about 54% of the total reporting area, if other than current fallow land is included. मतलब हमारे देश का जितना भी एरिया है उसके 54% एरिया पर हम खेती करते हैं। 22.5% जो है हमारे देश के टोटल एरिया का वो फॉरेस्ट है। 3.45% चरवाहों के लिए है, मतलब जानवर चरते हैं इन पे, घास खाते हैं। द रेस्ट इज अ वेस्टलैंड विथ ट्रेसेस ऑफ मिसलेनियस कल्टिवेशन, मतलब वेस्टलैंड है जिसमें कुछ नहीं होता। Improper use of forest land has led to land degradation and made conservation of forest difficult. Human activities like deforestation, overgrazing, mining, quarrying, etc. have contributed to the slow growth rate of forest. Thus, land under forest has increased by only about 4% since 1960. तो भाई हम लोग खेती बाड़ी करने के लिए जंगल काट देते हैं और अपने घर के सामान बनाने के लिए हम लोग पेड़ पौधे जंगल काटते हैं। माइनिंग करते हैं, मतलब नीचे ज़मीन के अंदर से खदानें वगैरह जैसे कोयला वगैरह निकालने के लिए क्वायरिंग होती है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों की कटाई होती है। हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। तो टेक्निकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी वजह से रिसोर्सेज का ज़्यादा कंजम्पशन कैसे शुरू हो गया, मतलब हम रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल कैसे हमने करना शुरू कर दिया है। तो द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीडिंग टू ओवर कंजम्पशन। तो देखो, इन कोलोनियल टाइम्स इंपीरियल पावर्स यूज देयर टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सुपीरियरिटी टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज एंड देयर बाय गेन एक्सेस टू लेटेस्ट रिसोर्सेज। क्योंकि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतना ही ज़्यादा हम लोग रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। वन कंट्रीज रिसोर्सेज वर एक्सेसिबल टू द सिटीजन ऑफ कॉलोनियल रूरल टू। अंग्रेज क्यों आए थे हमारे देश में? हमारे देश के रिसोर्सेज को बर्बाद करने, मतलब अपने देश में ले जाने। हमारे देश के जो लुम्बरिंग यानी कि पेड़ कटवा के अपने देश में ले जाते थे, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, हमारे देश से कोयला निकालते थे, तो बहुत सारा इस्तेमाल हमारे देश के रिसोर्सेज का वो लोग करते थे अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, लीडिंग टू इंक्रीज कंजम्पशन, और फिर बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे। टेक्निकल प्रोग्रेस ऑल्सो रिजल्ट्स इन द इनएफिशिएंट मशीनरी, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड
ग्रेटर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। तो टेक्नोलॉजी जैसे ज़्यादा बढ़ती जाती है, हम ज़मीन में से ज़्यादा तेल निकाल पा रहे हैं, ज़्यादा कोयला निकाल पा रहे हैं, ज़्यादा सोना और डायमंड्स भी निकाल पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग कंज्यूम भी ज़्यादा कर रहे हैं, पोल्यूशन भी ज़्यादा कर रहे हैं, पेड़ भी ज़्यादा काट रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैव लेड टू पॉपुलेशंस इंक्रीजिंग ड्यू टू लो मोर्टेलिटी एट ऑल एजेस। अब पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा हो चुका है, लोग मरते कम है, पैदा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। विद न्यू डेवलपमेंट इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, फ्यूअर पीपल डाई ड्यू टू एक्सीडेंट्स, डिसीज, चाइल्ड बर्थ। दिस टू हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्योंकि लोग मर भी बहुत कम रहे हैं तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, आया है पसंद तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।